ऐसा लगता है कि टीआरएस के एमएलए आमिर शकील ने बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले निजामाबाद के मेंबर पार्लियामेंट डी अरविंद से मुलाकात करते हुए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को वार्निंग देने की कोशिश की है। क्या मतलब है आमिर शकील के इस अमल का? क्या आमिर शकील को इससे कोई फायदा मिलेगा? पेशे से ताजर आमिर शकील साल 2001 से तेलंगाना में राष्ट्र समिति के क़याम के साथ ही पार्टी से जुड़े हुए हैं और वो हल्का असेंबली बोधन से टीआरएस के टिकट पर गुज़श्ता 2 असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। तेलंगाना की गुज़श्ता दोनों असेंबलियों में आमिर शकील टीआरएस के वाहिद मुस्लिम नुमाइंदे हैं। टीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव से कुर्बत और वाहिद मुंतखबा कानून साज होने की बिना पर आमिर शकील को ये उम्मीद हो चली थी कि उन्हें रियासती काबीना में नुमाइंदगी हासिल होगी, लेकिन केसीआर ने दोनों बार इन पर मोहम्मद महमूद अली को फौकियत देते हुए वजारत के लिए मुंतखब किया। इसके बावजूद उन्हें यह उम्मीद थी कि उन्हें काबीना में जगह हासिल होगी, लेकिन इस हफ्ते काबीना में तोसी में भी इनको नजरअंदाज कर दिया गया। अपनी उम्मीदों पर पानी फिरता देख आमिर शकील ने निजामाबाद के एमपी डी अरविंद से मुलाकात की और यह तासुर देने की कोशिश की कि वो बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करेंगे, लेकिन बावसूख जराए से पता चला है कि इस मुलाकात के बाद उन्हें टीआरएस की आला कमान से कुछ ऐसा पैगाम वसूल हुआ जिसके फौरी बाद उन्होंने बयान जारी किया कि वो टीआरएस छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस अमल के जरिए आमिर शकील को क्या फायदा होगा? अब देखना यह है कि एमएलए आमिर शकील कोई बड़ा ओहदा हासिल करते हैं या सियासी चाणक्य समझे जाने वाले टीआरएस के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के इताब का शिकार होते हैं। तो इस बदलते तेवर और सियासी मुलाकात पर खुद आमिर शकील और बीजेपी एमपी डी अरविंद ने क्या कहा है, आप खुद सुनिए। कोई भी पार्टी में ज्वाइन होने का सवाल ही नहीं है, चाहे बीजेपी रहने दीजिए, कांग्रेस रहने दीजिए या कोई और पार्टी रहने दीजिए। 12 साल से मुसलसिल आज टीआरएस के साथ केसीआर साहब की क़यादत में काम करने का मौका मिला और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मदद से और मेहरबानी से 2 बार 3 बार टिकट दिए, 2 बार एमएलए बने, आवाम की खिदमत कर रहे। केसीआर एक मुस्लिम दोस्त है और हमेशा जिंदगी भर केसीआर साहब के साथ हमारी जिंदगी इंशाल्लाह गुजरेंगी। आगे भी जो है उन्हीं के साथ काम करेंगे। ये तमाम जो है बातें गलत है और जो काबीना में सीट नहीं दिए बोल के नाराज है बोल के जो चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब वक्त आएगा इंशाल्लाह, जब अल्लाह वक्त लेके आएगा, जरूर काबीना में भी मौका मिल जाएगा। और केसीआर साहब पे भी मेरे को पूरा भरोसा है कि जैसे ही जो है वक्त के हिसाब से जो चीज करना है उनको अच्छी तरीके से मालूम है और वो मेरे साथ जरूर इंसाफ करेंगे। ऐसी कोई नाराजगी मेरी पार्टी के साथ नहीं है, ना टीआरएस पार्टी से है, ना केसीआर साहब से है। ये सब गलत अफवाहें जो फैला रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है और गलत है। जी से पहली मुलाकात हुई, जिंदगी में कभी नहीं मिला उनसे। वो मुझे फ़ोन करके मेरे घर पे आना चाह रहे थे, मैं बोला मोर देन वेलकम। तो वो आए और उनके लीडरशिप पे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, वो उनने कहा ऐसा। और उन्होंने शायद मिनिस्ट्री एक्सपेक्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा भी जो होम मिनिस्टर है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, बोले वो बहुत डम्मी है और मैं दूसरी बार एमएलए हूँ। एक बार हार चुका मैं, 2 बार जीत चुका। और केसीआर जी ने हमें प्रॉमिस किया था कि ये बार एक्सपेंशन में मिनिस्टर बनाऊंगा। ऐसा कल शकील जी ने मुझसे बोला। मुझे मिलने शकील जी आए तो पार्टी स्विच करने का शकील जी बताना, वो उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, पर वो डेफिनेटली उनकी नाराजगी तो मुझे बता के गए। मेरा जितना तक इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली बोले जाऊंगा तो जाऊंगा बीजेपी में, क्या है करके। कल एस्टरडे दिन के टाइम में बोले, रात तक क्या हुआ ये मुझे पता नहीं। रात में फिर टी न्यूज़ से उन्होंने कहा कि केसीआर जी मेरे पॉलिटिकल गॉडफादर है। वो जो भी नाराज है वो सिर्फ गॉडफादर बोल रहे हैं। लास्ट जे 6 एमएलएस के बारे में मैं बता रहा हूँ, इन लीडर्स के बारे में, ये से इन सबसे बहुत से लोग इनमें गॉडफादर का जो टर्म है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो आएंगे तो हम स्वागत करेंगे। और इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं
जिनमें अब्दुल मुक्की चंदा लीडर टीआरएस हैं और मीर फिरासत अली बाकरी तर्जुमान बीजेपी और सैयद निजामुद्दीन तर्जुमान कांग्रेस। आप तीनों का इस्तकबाल है आज के इस डिबेट में। आपने दोनों लीडरों के बयान सुने, एमपी का और आमिर शकील का। अब्दुल मुक्की चंदा जी, एमपी के साथ बातचीत हुई वो अरविंद ने बताई। आमिर शकील का बदलता हुआ बयान कि वक्त आने पर काबीना में भी जगह मिल जाएगी, मुझे भरोसा है। क्या मतलब निकाला जाए? यानी आमिर शकील के इस मुलाकात के बाद फिर ये दूसरा जो बयान है, क्या जमानत दे दी गई है कि आपको भी जगह दी जाएगी? क्या समझें इस मुलाकात को और इस बदलते बयान को? अब्दुल मुक्की चंदा। सबसे पहले तो मैं आपका और न्यूज़ 18 का और न्यूज़ 18 के नाजरीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और सलाम अर्ज करता हूं। आपकी मैं एक तस्हीह कर दूं जिलानी साहब, आपने जैसा कहा कि शकील साहब का बदलता हुआ बयान, ये सरासर गलत बात है। शकील साहब ने पहले ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि वो किसी पार्टी में जा रहे हैं या कुछ उन्होंने ऐसा कर रहे हैं और बाद में नहीं जाने की तरतीब की, तब उसको बदलना कहा जाएगा। उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं। एक जरूर ये बात है, उन्होंने अपने हलके के एमपी से मुलाकात की, जो कि उनको जरूरी था। डेवलपमेंट रूरबन जो स्कीम है उसके डेवलपमेंट के सिलसिले में उन्होंने मुलाकात की। डी अरविंद के सामने उन्होंने जो कहा था, अरविंद ने वो मीडिया के सामने रखा, हमारे नुमाइंदे के सामने सारी बात रखी और बीजेपी के साथ साथ, और जैसा कि खुद डी अरविंद कह रहे हैं कि सुबह उनसे मुलाकात हुई, शाम में फिर वो उनका जो बयान था उसके बारे में वही बता सकते हैं, इनका कहना है, अरविंद का कहना है। अरविंद, मैंने सुना है जैसा अभी आपने सुनाया, अरविंद ने ये कहा कि सुबह में मुझसे मुलाकात हुई, लेकिन वो जंप करने के या जाने के बारे में तो शकील साहब ही बोल सकते हैं। मुझसे मुलाकात हुई, वो नाराज थे, ये ऐसा बताना चाह रहे हैं। जबकि आप देखिए शकील साहब का आप ही ने प्ले किया बयान, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है, ये सिर्फ शोबेदाबाजी है। कांग्रेस ने जो नाटक कर्नाटक में किया है वो नाटक तेलंगाना में करना चाहती है। ये तेलंगाना राष्ट्र समिति कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है जिसके साथ आप किसी वो कांग्रेस में नहीं, बीजेपी में जाना चाहते हैं। मुकेश चंदा, वो बीजेपी की बात हो रही है, कांग्रेस कहां आ गई बीच में? मैं ये बता रहा हूं, कर्नाटक में उन्होंने, बीजेपी ने घिनौना खेल कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के साथ खेला और मुसलसिल 6 माह तक, 1.5 साल तक वहां की हुकूमत को परेशान किया। इस किस्म के शोबेदाबाजी माइंड गेम खेल करके कई एक वहां के एमएलए को उन्होंने वरगलाया। ऐसा काम वो तेलंगाना में करना चाहते हैं। लेकिन फिर ये कहना कि वक्त आने पर कैबिनेट में भी जगह मिल जाएगी, मुझे यकीन है केसीआर पर, तो क्या ये जमानत दे दी गई है नाराजगी को खत्म करने की पार्टी में जो सीनियर लीडर्स हैं? ऐसी देखिए, बिल्कुल जो एमएलए हैं उन्हें उम्मीद होती है जो दूसरे टर्म में मुंतखब हुए हैं, और हमारे इकलौते एक टीआरएस के मुस्लिम एमएलए है शकील साहब, बिल्कुल उनका हक बनता है, उनको दिया जाएगा। उनके खिदमात से केसीआर साहब इस्तेफादा हासिल करेंगे, उनको जब देना है जब दिया जाएगा, वो एक अलग इशू है। लेकिन जो इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, आप देखें, हमने देखा पार्लियामेंट में कि राहुल गांधी जाकर के नरेंद्र मोदी के गले पड़ते हैं, तो जब क्या हम ये कहेंगे कि राहुल गांधी जो है बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? अलग से नहीं मिले ना, वो तो पार्लियामेंट में सबके साथ सारे एमपीज थे, सारी दुनिया देख रही थी। ऐसा नहीं कि खामोश गए, मिल लिए, पता चला मीडिया में तो फिर बात बदल दी। चल ठीक है। फिरासत अली बाकरी, कमल का जो मिशन है तेलंगाना का, क्या वो शुरू हो गया है? जिस तरह से मुलाकातें हो रही है लीडरों से, हमारा मिशन शुरू हो चुका है और हम मिशन पे एक जबरदस्त कामयाबी हासिल करने वाले हैं। इसका शुरुआत हम जो है 17 सितंबर से शुरू करने वाले हैं और काफी लोग हमारे पास जुड़ने वाले हैं। हमारी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं और हम किसी को भी इनकार नहीं करते, हर एक का वेलकम करना चाहते हैं। और इस तरीके से कई लोग कांग्रेस से और टीडीपी से, स्टेट लीडर्स, ई पेद्दी रेड्डी, फॉर्मर मिनिस्टर्स, ऐसे डीके अरुणा कांग्रेस से, और कई लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेलंगाना में हमारे को जो है हुकूमत बनाने के लिए पूरे रास्ते क्लियर हो चुके हैं और हम जो है एज अर्ली एज पॉसिबल तेलंगाना में कमल का जो है पूरा प्रचार करेंगे और कमल को जो है खिलाएंगे। लेकिन फिरासत अली बाकरी, टीआरएस जब भी बीजेपी को जरूरत पड़ती है तो वो मददगार के तौर पर साबित हुई है अब तक, फिर क्या वजह है कि तेलंगाना को भी आप बख्श नहीं रहे हैं?
वो उनका प्रॉब्लम है, वो हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं है मसला। हम उनके सपोर्ट के लिए हम वो नहीं है कि उन सपोर्ट करें तो हमारा कोई मामला कोई बिल पास होगा, बल्कि उनकी प्रॉब्लम उनकी मजबूरी है वो कि उनको खामोश बैठना है। यानी आप मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं एक तरह से। अगर उनकी मजबूरी है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप फायदा उठा रहे हैं इसका। हम कभी भी मजबूरी, जिलानी साहब, हम कभी भी किसी मजबूरी का फायदा नहीं उठाए। हम सामने वाले को पूरा मौका देते हैं, मौका देख के फिर हमको जो करना है हम करते हैं फील्ड पे। ठीक है। निजामुद्दीन, जिस तरह के सियासी हालात इस वक्त रियासत में हैं और बीजेपी और टीआरएस के बीच जो कुछ चल रहा है आप देख रहे हैं, मैंने दोनों भी बयान आपके सामने रखे हैं, किस तरह की सूरत हाल तेलंगाना में देखने को मिल रही है और इसमें कांग्रेस कहां है? जबकि कांग्रेस की सदारत सोनिया गांधी ने संभाली है अभी, और वो भी आम लोगों से, यानी लोगों के बीच पहुंचना चाहते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस कहां है? जिलानी साहब, ये एक बहुत बड़ी ड्रामेबाजी है टीआरएस और बीजेपी की। जी, शकील साहब जो है, चाहे वो बीजेपी को जाए या फिर टीआरएस पार्टी में रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पर्सनल मामला है, उनके पर्सनल ईगो का मामला है। वो मिनिस्ट्री के लिए जा रहे हैं लेकिन पब्लिक इशू के लिए नहीं जा रहे। अगर उन्होंने जो है, अगर माइनॉरिटी को बजट कम दिया गया है, माइनॉरिटी को बजट रिड्यूस किया गया है जी, उसके लिए मैं रिजाइन कर रहा हूं, उसके लिए मैं पार्टी छोड़ के जा रहा हूं बोले तो हम यकीन कर सकते। ये जो है एक पर्सनल मामला है। जब पॉलिटिक्स में आए, जब एमएलए बने, तो क्या जो है मैं मिनिस्ट्री बनूंगा बोल के जो है ना सोच के जो है ना आए थे क्या? पब्लिक की सर्विस करने के लिए आए थे। तो इनको ये याद रखने का जरूरी है। आज जो है टीआरएस के, बीजेपी के लीडर्स टीआरएस के ऊपर, टीआरएस करप्ट गवर्नमेंट है बोल के बोल रहे, तो भाई आप जाइए फिर एक सीबीआई इंक्वायरी कराइए। आप सीबीआई इंक्वायरी नहीं कराते, छोड़ दीजिए दिल्ली को, स्टेट के जो लीडर्स हैं उन्होंने जाके गवर्नर को एक मेमोरेंडम दीजिए, जाके बोलिए कि जो है ना इमीडिएटली इस पे सीबीआई इंक्वायरी कराओ। ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी है, ये ड्रामेबाजी तक ही रहे। ये सिर्फ क्या है बोले तो पूरा तेलंगाना जानता है कि जो है सबसे कमजोर अपोजिशन आज तेलंगाना के अंदर बीजेपी है। कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं लिया जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि जो है, सब लोग ये जानते हैं कि जो अगले 20 साल तक जो है बीजेपी तेलंगाना के अंदर हुकूमत नहीं आ सकती, इसलिए कि उनके पास ना कैडर है, ना उनके पास इश्यूज है, ना उनके पास कोई लीडरशिप है, कोई भी चीज उनके पास बिल्कुल मौजूद नहीं है। ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। ये वक्त बताएगा। नहीं, ये ड्रामेबाजी है, ठीक है, लेकिन आप बीजेपी को ये कैसे कह सकते हैं कि कमजोर है, सरकार नहीं बन सकती? एक वो दौर भी था जब सिर्फ 2 एमपी थे, आज पूरे मुल्क में सरकार है उनकी। क्योंकि जो एक तरफ से हमारे जिलानी साहब, एक तरफ से बीजेपी के लीडर आके करप्ट गवर्नमेंट बोलते टीआरएस को, अब टीआरएस वाले उनको बोलते, फिर जो है ना बाजू से आके जो है बुके देना, मिलना करना, हमारे ये प्राइवेट में सपोर्ट करो, वो करो। बहरहाल जो तरीकेकार है ये पूरा सब तेलंगाना देख रहा है। ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी है। भाई कौन से इशू के ऊपर टीआरएस गवर्नमेंट बीजेपी से बात करके हमारे को उसके ऊपर दियो, हमारे को उसके ऊपर फंड दियो, हमारे को ये करो बोल के जबरदस्ती करी? कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। एक तकरीबन जो है 9 महीने मुकम्मल हो गए, एक इलेक्शन कोड से निकल रहे, फिर दूसरे इलेक्शन कोड में घुसने का इंतजार कर रहे, कोई वेलफेयर की स्कीम करने के लिए तैयार नहीं है। ये सिर्फ बीजेपी और टीआरएस जो है तेलंगाना के अंदर ड्रामेबाजी कर रही। जी मुकीत चंदा, ये ड्रामेबाजी है टीआरएस बीजेपी की, ये हर कांग्रेस का इल्जाम है, लेकिन कहीं ना कहीं टीआरएस की कमजोरियां और माइनॉरिटी लीडर्स जिस तरह से उनकी जो पोजीशंस है पार्टी में, वो कहीं ना कहीं कमजोर है, जिसका फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है। देखिए, पहली बात तो ये कि ये कोई ड्रामाबाजी नहीं है, एक हकीकत है। और बीजेपी अब ऐवान असेंबली में उनका सिर्फ एक एमएलए है। अगर वो एक एमएलए को लेकर हुकूमत बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बनाइए, आप एक नई तारीख रकम कीजिए और ख्वाब में आप अपनी हुकूमत तश्कील दीजिए। बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूं निजामुद्दीन साहब से कि 20 साल तो क्या, आगे और भी जो वक्त जाएगा बीजेपी तेलंगाना रियासत में, क्योंकि तेलंगाना जो साबिक दक्कन रियासत है, यहाँ पर फिरका परस्ती का माहौल नहीं रहा है। यहाँ पर शीरो शकर के जैसा गंगा जमनी तहजीब में जीने के लोग कायल हैं। यहाँ पर बीजेपी का कोई फ्यूचर नहीं है। अब रह गया दूसरी बात जो आप ये बता रहे हैं कि बीजेपी के साथ जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी फ्यूचर में क्या करेगी? बीजेपी फ्यूचर में कुछ करने से या ना करने से तेलंगाना रियासत पे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ के अक़लियती कायदीन केसीआर साहब के शुक्रगुजार हैं। केसीआर साहब ने
पहला डिप्टी सीएम एक मुस्लिम कायद को दिया। मौजूदा तौर पर अब केसीआर साहब के साथ होम मिनिस्टर भी एक मुस्लिम कायद है। ये केसीआर साहब ने शादी मुबारक स्कीम, लेकिन उसी चीज पर ही तो सवाल उठा रहे हैं। डी अरविंद ने जिस तरह से कहा कि महमूद साहब को बना दिया गया, डम्मी है, जिस तरह की बातें दोनों लीडरों के सामने हुई, अरविंद ने क्लियर किया है उसको। यानी ऐसे लीडर जो डम्मी है उनको दिया जाता है मौका, जो काम करना चाहते हैं या जिनको वाकई मौका दिया जाना चाहिए उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है टीआरएस में। यह सवाल उठाया पार्टी पर। देखिए अरविंद साहब जो हैं वो सस्ती शोहरत के लिए और अपने दिल्ली में बैठे सियासी आखाओं के सामने अपना नंबर बढ़ाने के लिए ये एक शोबेदाबाजी कर रहे हैं। मैं अरविंद साहब से ये सवाल करूंगा, उन्होंने हल्दी बोर्ड का तेलंगाना की निजामाबाद की आवाम से वादा किया था, उसके लिए उन्होंने क्या किया? आज उनकी ये हालत है कि निजामाबाद में वो नहीं जा। अरे कविता एमपी बन जाएंगे, अगर कविता की पार्टी आ जाएंगी तो बिल्कुल वो बनाएंगे। अब देखिए निजामाबाद की हल्दी बोर्ड याद रहती, दूसरी चीज याद नहीं रहती। हल्दी बोर्ड को बुनियाद बनाकर वहां के किसानों को जो है आपने नॉमिनेशन डालाया और वरगलाया, वहां पर वरगला कर आज आपने जो वादा किया था उस वादे पे आप अमल नहीं कर रहे हैं। आप शकील साहब अगर आपसे मिलने आते हैं तो आप मैं ये कहूंगा कि ये बीजेपी की फिरका परस्ती और बीजेपी का जो जालिमाना रवैया है अकलियतों के साथ, ये दर्शाता है कि वो शकील आमिर साहब का एक जो अपने एमपी से मुलाकात किया उसको भी पॉलिटिसाइज करके उसको गलत मनगढ़ंत सोशल मीडिया के जरिए से ये फैलाया गया। मैं खास तौर पर सोशल मीडिया की और उन मीडिया इदारों की भी मजम्मत करता हूं जिन्होंने बिना किसी तहकीक और पड़ताल के ये न्यूज वायरल कर दी। शर्म आनी चाहिए ये लोगों को। फिरासत अली बाकरी, ठीक है, फिरासत अली बाकरी, क्या वाकई बीजेपी वो काम करना चाहती है जो टीआरएस कांग्रेस के साथ करती आ रही है? सिर्फ कयास में एक फोटो की बुनियाद पर यह बता दिया गया। जिलानी साहब दोबारा बोलिए। मैं जानना चाहता हूं क्या बीजेपी वाकई वही काम कर रही है जो टीआरएस कांग्रेस के साथ करती आ रही है? कांग्रेस के लीडर्स को उन्होंने जिस तरह से अपनी पार्टी में जम किया, बुलाया है, और वही लीडरशिप अब उनके लिए जो है एक तरह से दबाव बन रही है। अगर यही काम बीजेपी कर रही है तो बीजेपी के लिए आगे जाकर फिर टीआरएस का ही जो है हाल होने वाला है आपका? नहीं, हमारे को किसी के ऊपर दबाव बनाने की या हमारे किसी पास हमारे को बुलाने की कोई हमारे पास मसला नहीं है, ना कोई आवश्यकता है। जैसा बता रहे हैं हमारे मुखित चंदा साहब, मीडिया वालों की गैर जिम्मेदारी है। मीडिया वाले कभी भी कोई गैर जिम्मेदारी का काम नहीं करे। जो चीज ऑथेंटिकेशन होती है मीडिया उसी को जो है वायरल करता है। आप बैठे हुए हैं न्यूज 18 के ऊपर, आप और मीडिया को ब्लेम कर रहे हैं, वो तो ये आपकी जो है नाइंसाफी है मीडिया के साथ। मैं मीडिया की तरफ से बात ये कहना चाहूंगा कि मीडिया के पास जो बात आती है ऑथेंटिक सोर्सेज से, वही मीडिया जो है आपको दिखाती है। बिल्कुल। और मैं बाकरी साहब अरविंद ने यह भी कहा अगर वो आते हैं तो वेलकम है। जी सर। आप कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है, बीजेपी को जरूरत नहीं, लेकिन अरविंद ये कहते हैं कि अगर वो आना चाहे तो उनका वेलकम है। और खुद आपने भी कहा कि दरवाजे खुले हैं, यानी आपको जरूरत है टीआरएस और दीगर लीडरों की। बिल्कुल खुले। हमारे को काम करने वालों की जरूरत है। पार्टी के अंदर जो लोग ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, जैसा तेलंगाना के लास्ट एसएम पार्लियामेंट इलेक्शन में 4 हमारे एमपी जो तेलंगाना से जो आवाज उठी थी तेलंगाना सेपरेट होना बोल के, वहां से हम जो है बीजेपी का झंडा ले रहा है। निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, सिकंदराबाद, ये सीट जो है तेलंगाना का, यहां से झंडा लेके उठने वाले ग्रास रूट लेवल के पूरे लोग यही डिस्ट्रिक्टों से थे जहां बीजेपी का झंडा आज जो है हम लहराए हैं। और हमारे अरविंद कि वहां पे काम है पूरा निजामाबाद के अंदर, जो कविता को हराया। कविता को हराना मामूली बात नहीं थी, वहां पे कविता हारना चंद्रशेखर राव हारने के बराबर है। जी, यानी आमिर शकील को आप ग्रास रूट पर काम करने वाला लीडर मानते हैं एक तरह से? ग्रास रूट पे काम होना है साहब, पब्लिक का काम, हम तानिशा नहीं है। हम जो है आमिर शकील को आप काम करने वाला लीडर मानते हैं, तभी आप डोरे डाल रहे हैं टीआरएस के लीडरों पर। दोबारा इलेक्ट होने का मतलब वही है कि पब्लिक में उन्हें अच्छा अपना मुकाम रखता है माइनॉरिटीज के अंदर। अगर आमिर शकील काम करने वाले लीडर हैं तो फिर टीआरएस कैसे खराब पार्टी हो गई? अगर टीआरएस के लीडर जो ग्रास रूट से काम कर रहे हैं तो आप फिर टीआरएस को ब्लेम किस चीज का कर रहे हैं, यह बताइए।
टीआरएस पार्टी में काम करने वालों की कदर नहीं है ना, वहां पे तो झुक झुक के निजामी फर्शी सलाम करने वालों की जो है। यानी आप ये तो मानते हैं टीआरएस में लीडर ग्रास रूट पर काम करते हैं, जमीनी सतह पर काम करते हैं, और काम करने वाले लीडर टीआरएस में हैं। आमिर शकील की बात कर रहा हूं मैं, आमिर शकील की बात कर रहा हूं। दोबारा वहां से इलेक्ट होना, उसकी आवाम में मकबूलियत है, दोबारा इलेक्ट हुआ है वो जी। और बीजेपी ये चाहती है कि आइंदा वो मुंतखब ना हो, उसके लिए उनकी एक एमपी से मुलाकात को पॉलिटिसाइज करके उन्हें तबाह करने की साजिश की जा रही है। खासतौर पर बोधन की आवाम इस चीज को समझ रही है और बीजेपी को बेहतरीन इसका सबक। ठीक है, निजामुद्दीन, आइंदा जो आने वाले निजामुद्दीन बाखरी साहब का यह कहना है कि आमिर शकील जमीनी सतह पर काम करने वाला लीडर है। आप ये कह रहे हैं कि अकलियतों के लिए जो बातचीत होती है, फंड्स की कमी हो गई जैसा कि आपने कहा, उस पर जो है आमिर शकील बात नहीं करते, या फिर टीआरएस के जो अकलियती लीडर्स हैं इस पर बात नहीं करते, काम नहीं होता, जो अकलियतों के मसाइल हैं। आपका एक रुख है और बीजेपी का एक रुख है, कैसे सही माना जाए? देखिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हुकूमत उनकी है जी, उन्होंने वक्त के एमएलए है, उन्होंने कई के लिए बीजेपी में जाना चाह रहे हैं, मेरे को मिनिस्ट्री नहीं दिए, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। यानी मतलब यहां पे क्या है, वो तो लीडर का मामला है खाली, यानी मतलब पॉलिटिक्स में मैं आया, पैसा कमाऊंगा, पोस्ट लूंगा, ये टाइप की पॉलिटिक्स है। अगर उन्होंने बोलते ये बात के जो है मेरे बजट, माइनॉरिटी बजट मेरे को कम कर दिया गया, मैं इसीलिए जो है नाराज हूं आपसे, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके लड़के लेके आऊंगा बजट, तो मैं मान लेता था। ये पूरी जमीनी सतह पे काम करने वाले हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो एमएलए रह के क्या नहीं कर सके, वो मिनिस्टर बने क्या करने वाले? आज बोधन की आवाम को इससे क्या फायदा होने वाला है, ठीक, ये जानने की जरूरत है आज। ठीक है, मुकेश चंदा, जो है ना, इस बार कैबिनेट में जो बीजेपी तश्कील हुई, एक मैसेज दिया गया टीआरएस की तरफ से कि कांग्रेस के लोगों को जो आपने शामिल किया था उन्हें भी जगह दी गई, लेकिन पहले से जो अकलियती लीडर्स टीआरएस में केसीआर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, सिवाय महमूद अली के, आपने किसको जगह दी? आप ये सिवाय महमूद अली के अखिलेती कायदीन की बात करते हैं कि एक अखिलेती मिनिस्टर है, उसके अलावा हमारे इटला राजेंद्र साहब ये तेलंगाना तहरीक के हीरो रहे हैं, कुप्पला ईश्वर साहब तेलंगाना तहरीक के हीरो रहे हैं, और आप देखेंगे कैबिनेट में कई एक जो है कायदीन हैं जो। सर, मैं अखिलेती लीडरों की बात कर रहा हूं, केटीआर साहब, मैं अखिलेती लीडरों की बात कर रहा हूं, जिन्होंने जो मुस्लिम लीडर्स पार्टी के साथ टीआरएस के साथ रहे, उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा, जिसकी एक पहली तस्वीर आमिर शकील की शक्ल में हमें नजर आती है। हमारे इटाला राजेंद्र साहब बोलते हैं मैं पार्टी का ओनर हूं, केसीआर साहब बोलते हैं मैं पार्टी का ओनर। ये ओनरशिप के झगड़े हैं, यहां पे पब्लिक को इश्यू लेके बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। आज ये खाली सिर्फ 9 महीने से यही हो रहा, 5 साल जो है ना इन्होंने काम करने के बाद अवाम इन्हें दोबारा मौका दिया ताकि जो 5 साल में कंप्लीट नहीं कर सके वो काम अब पूरे कर सके। लेकिन ये लोग जो है ना सिर्फ इलेक्शन कोड में से निकलना, दूसरे इलेक्शन कोड में घुसने के इंतजार में, मुखित चंदा, कोई वेलफेयर स्कीम करने के लिए लोग तैयार नहीं है। ठीक है मुखित चंदा, कहीं ना कहीं माइनॉरिटी लीडर्स में नाराजगी है, जिसकी ये पहली तस्वीर आमिर शकील की नजर आई, जो आगे जाके और साफ होगी क्या कुछ होना है। कहीं ना कहीं बेचैनी है माइनॉरिटी लीडर्स में। जिलानी साहब, मैं आपको ये बता रहा हूं कि शकील साहब की कोई नाराजगी नहीं है, वो केसीआर के और टीआरएस के वफादार वो जो सिपाही हैं, और वो टीआरएस के बैनर तले अकलियतों की खिदमत करते रहेंगे, जैसा कि वो साबिक में किए हैं वैसे ही वो करते रहेंगे। वो तेलंगाना के जहदकार हैं, उन्होंने बेहतरीन अंदाज में बोधन इलाके की तरक्की के लिए काम किया, ना सिर्फ बोधन की तरक्की के लिए बल्कि असेंबली की जो अकलियती बहबूद की कमेटी थी उसमें भी वो रुकन रहे, और उन्होंने मशवरे से कई एक इस्लाहात लाए गए। शकील तो फिर मौका क्यों नहीं दिया जाता? ऐसे लीडर जो दूसरी मर्तबा जीतते हैं, खुद जिस तरह के अरविंद ने कहा कि वो 2 बार जीते हैं, इस तरह की शिकायत उनकी रही है, मौका नहीं दिया जा रहा है, तो ये एक नाराजगी है कहीं ना कहीं। और फिर केटीआर और हरीश राव को नाराज लीडरों को मनाने भी के लिए काम पे लगाया गया है, ये भी बात सामने आई है। तो नाराजगी कहीं ना कहीं टीआरएस में चल रही है। एमएलए ऐसे हैं जो 3-3 बार मुंतखब हुए हैं, 4-4 बार मुंतखब हुए हैं। देखिए 119 एमएलए की जो हमारी कानून साज असेंबली है उसमें हम 18 ही
मिनिस्टर्स रख सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं रख सकते। इसके लिए कई एक एमएलए, मैं मिसाल आपको दे सकता हूं, 3 बार के मुंतखिबा हैं, कई एक एमएलए 4 बार के मुंतखिबा हैं। क्या कोई 4 बार अगर मुंतखिब हो जाता है तो क्या उसे मिनिस्ट्री दे दी जानी चाहिए? मिनिस्ट्री बिल्कुल दी जाएगी, लेकिन उसके मौके के एतबार से उनके सलाहियतों को किस अंदाज में इस्तेमाल करना है वो केसीआर साहब जानते हैं। हर एक को मिनिस्ट्री दी जाएगी, मौका दिया जाएगा, लेकिन उसका फैसला केसीआर साहब करेंगे, वो उनके सवाबदीद पे है। और ये सरासर इल्जाम है। मैं ये कहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान में अगर अक़लियतों को सही मौका दिया जा रहा है तो तेलंगाना रियासत में दिया जा रहा है। चलिए ठीक है, निजामुद्दीन इख्तिसार के साथ बीजेपी और टीआरएस का मुकाबला कांग्रेस तेलंगाना में कैसे करेगी? हालांकि आपने पार्लियामेंट में थोड़ा बहुत अच्छा जो है आपका प्रदर्शन रहा है, एक तरह से आप नुमाया कुछ हुए हैं, लेकिन असेंबली में आप कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, कमजोर हैं आप। कैसे मुकाबला होगा, क्योंकि सामने बीजेपी है और टीआरएस है? अनिस साहब, कांग्रेस पार्टी ने पिछले जो 2004 से 2014 तक का जो पीरियड रहा वो एक गोल्डन पीरियड रहा कांग्रेस पार्टी का पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हर 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी आती, वो उस तरह से जो है 5 साल की हुकूमत हो गई। जो पब्लिक के लिए काम करा उन्हें पावर में रहेगा। अवाम ये सोची कि जो है कांग्रेस अपने लीडरों को कैसे बचाएगी? पार्टी को हरा दी बीजेपी, क्योंकि टीआरएस ने तो काफी नुकसान पहुंचाया है कांग्रेस को। अब बीजेपी भी आ रही है, इनको भी किक करके जो है ना फिर दोबारा कांग्रेस को लाने वाली है। जी हेलो, कांग्रेस के लीडरों को टीआरएस ने तो काफी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है, बीजेपी भी सामने है। अब अपने लीडरों की हिफाजत कैसे करेंगे आगे? देखिए, आज जो है कांग्रेस पार्टी से 12 एमएलए टीआरएस पार्टी ने लिया। मैं ये पूछना चाह रहा हूं उन 12 एमएलए से, उन्होंने क्या कहा कि जो है मैं कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट करूंगा। भाई कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट कर रहे हैं तो फिर आप जाके 12 एमएलए जो है टीआरएस में चले गए। जो आप कांग्रेस पार्टी में रह के नहीं कर सके वो क्या टीआरएस पार्टी में आके क्या करे बताओ? ये तो खैर आवाम जवाब देगी इसका खत्म करने कि किस लीडर ने क्या काम किया और कौम और मिलत के लिए किस तरह के उनके काम रहे। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात है, सियासी दल बदली का दौर चल रहा है और मिशन तेलंगाना बीजेपी का जारी है, जैसा कि फिरासत अली बाकरी ने कहा। आगे किस तरह की तस्वीर सियासी होगी तेलंगाना में, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। आदाब।